जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में से एमपी की मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। बोर्ड पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमको सदिशों का एक सेट दिया है ना। हमको ये बताना है कि R3D के लिए आधार है। तो आधार के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमको सदिशों को एक घात स्वतंत्र बताना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि क्या उनको हम एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, पूरा सिस्टम को जो हमको दिया है उसको एस मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पर मान लिया। आप देखिएगा बोर्ड पर, यहाँ पर माना है ना, इस पूरे सेट को हम एस मान लेते हैं। मान लिया एस की वैल्यू हो गई आपकी 1,1,0 है ना, फिर कामा 1,0,0 फिर कामा लगा देंगे 1,1,1। ये हमको जो दिया था हमने उसको एस मान लिया। तो प्यारे बच्चों, ये R3 का मतलब क्या हुआ, मतलब हम यहाँ पर तीन एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम अल्फा 1 नाम दे सकते हैं, इसको हम अल्फा 2 नाम दे सकते हैं, इसको अल्फा 3 भी नाम दे सकते हैं। अगर हम उसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में बताना चाहें तो हमने माना तो लिख ही दिया था ना, तो हम यहाँ पर इम्प्लाई लगा देते हैं। मतलब हमने ये भी मान लिया है कि अल्फा 1 की वैल्यू हमने 1,1,0 मान ली प्यारे बच्चों। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम अल्फा 2 की वैल्यू जो है 1,0,0 मान लेते हैं। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों जो अल्फा 3 है उसको हम मान लेते हैं 1,1,1। हमने नामकरण कर दिया इनको, मतलब इनको कुछ नाम दे दिया है। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, हमको 3 सदिश दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अदिश मानना पड़ेगा हमको, यानी कि 3 स्केलर्स मानने पड़ेंगे। तो मान लिया कि वो स्केलर्स क्या हैं, वो स्केलर्स हम मान लेते हैं यहाँ पर, है ना। पुनः माना यानी कि अगेन लेट, है ना, पुनः माना। फिर से हमने मान लिया कि A1, A2, A3 इज बिलोंग्स टू R3 कह सकते हैं, चाहे तो R कह सकते हैं। बात एक ही है, यहाँ पर R3 का मतलब यहाँ R ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों हम इसका क्या करना है, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर हम इम्प्लाई लगा देंगे। प्यारे बच्चों वो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया जाता है, अब देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हो जाएगा A1 अल्फा 1 प्लस, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा A2 अल्फा 2 फिर प्लस A3 और अल्फा 3 और इक्वल टू यहाँ 0। ये थोड़ा डार्क बना दीजिएगा, इसका मतलब ये होगा कि हमको ये 3 एलिमेंट दिए तो हम 3 0 लिख देंगे, इसका मतलब है ना, शून्य सदिश बोलते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों अब वो समय आ गया है कि हम सारी वैल्यूज रख दें। A1 तो अपना कांस्टेंट था ही, यानी अदिश था, स्केलर है। अब अल्फा 1 की वैल्यू आप ये देख पा रहे हैं वो लिखेंगे, यहाँ आएगा 1,1 और ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों। ये A2 चल ही रहा है बढ़िया। अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 1,0,0 चली रही है हमारी। और फिर से हम लिख देते हैं A3 और अल्फा 3 की वैल्यू 1,1,1। अब वो समय आ गया कि जो डार्क हमने कर रहा था, मतलब 0 वेक्टर दिखाने के लिए, शून्य सदिश दिखाने के लिए, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो हम 0 भी 3 बार लिख देते हैं, है ना। ये 0,0,0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब करना ये है कि जो A1 है, A1 का यहाँ पर इंटू होगा प्यारे बच्चों, A2 का यहाँ पर इंटू होगा और A3 का यहाँ पर इंटू होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए इंटू करना तो आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, है ना। ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा आपका A1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इस A1 का 1 में इंटू कर रहे हैं तो A1 ही आएगा। अब इस A1 का यहाँ 0 में इंटू करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम समझाने के लिए, 0 इंटू A1। ये हमारा इंटू कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों इस A2 का इंटू हम यहाँ पर करेंगे, तो 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर A2 लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन जब हम 0 में करेंगे तो 0 इंटू A2 करके लिखेंगे, थोड़ा समझ में आएगी बात अच्छे से ना। 0 इंटू कितना हो जाएगा A2, फिर कामा लगा के 0 इंटू कितना हो जाएगा A2, है ना। अब लास्ट वाला बच्चा है, तो इस A3 का इंटू 1 में होगा तो A3 नहीं आएगा, आपको यहाँ पर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा A3 A3 और प्यारे बच्चों 3 0 तो आप देख ही रहे थे बढ़िया, 0,0,0 लिख देंगे। अब समझना ये है कि इस तरह के जो पोर्शंस आता है, जो इक्वेशन बनती हैं वो कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट पे ऐड हो जाएगा। देखिए इसका पहले एलिमेंट ये है, इसका ये है ना। दूसरा वाला दूसरे में ऐड हो जाएगा और तीसरा वाला तीसरे में ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमारी 3 इक्वेशन बन जाएंगी और फिर हमें उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आप देखिएगा ध्यान से। ये हमने यहाँ पर इम्प्लाई लगा दिया, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब पहला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट जोड़ लेते हैं, फिर कामा लगाएंगे, फिर दूसरे वाले एलिमेंट जोड़ लेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर तीसरे वाले एलिमेंट जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये हो गया A1, फिर प्लस, हम यहाँ पर प्लस लगा था, हम प्लस लगा रहे हैं, तो A1 प्लस A2 हो जाएगा। पहला एलिमेंट जोड़ना है हम लोग, है ना। फिर प्लस ये पहला एलिमेंट हो गया, ये पहला एलिमेंट। अब ये वाला पहला एलिमेंट है A3, तो हमने A3 लिख दिया। अब कामा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर कामा लगा था। अब A1 आएगा प्लस 0 इंटू A2 आएगा प्लस A3 आएगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों A1 फिर प्लस 0 इंटू यहाँ पर आ जाएगा A2 फिर प्लस A3। ये हो गया सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा प्यारे बच्चों। अब हम थर्ड वाले एलिमेंट ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 इंटू A1 लिखा है, तो हम यहाँ पर 0 इंटू A1 लिख देंगे। 0 इंटू A1 हो गया,
फिर प्लस 0 इंटू A2 लिखा है, यहाँ पर हम लिख देंगे 0 इंटू A2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्यारे बच्चों A3 यहाँ पर तीसरा एलिमेंट है A3, और 3 जीरो तो बढ़िया हमारी चली रही थी। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 एलिमेंट होगा, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, वहाँ पर भी 3 एलिमेंट हैं। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये इसके इक्वल चला जाएगा, ये इसके इक्वल चला जाएगा, और ये वाला इसके इक्वल चला जाएगा। इस तरह से हमारे 3 इक्वेशन बन जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर आगे, है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं तुलना करने पर, है ना, यानी कि तुलना से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं बाय द कंपेरिजन बोथ ऑफ साइड। तो अब देखिएगा आप ध्यान से, ये हो जाएगा A1 प्लस, और ये हो गया A2 प्लस, और A3 और इक्वल में 0। ये देख लीजिए आप ध्यान से, ये वाली जो पोर्शन है ये इस 0 के इक्वल चला गया। अब हम इसको इसके इक्वल करेंगे, यानी तीनों जो हैं वो 0 के इक्वल ही जाएंगे। तो अब अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, 0 इंटू A2 फिर प्लस A3 और इक्वल में 0 हो जाएगा। अब ये वाला जो है इसको हम कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 इंटू A1 फिर प्लस आएगा 0 इंटू A2 फिर प्लस A3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वो करते क्या है बच्चों, अब हम इसका एक गुणांक भी यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो उसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। आप देखिए कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, यानी गुणांक का मतलब क्या होता है। देखिए इस A1 के इंटू में 1 है, इस A1 के इंटू में 1 है, इस A1 के इंटू में 0 है, यानी 1 1 0 1, है ना, 1 0 0 1 1 1, बस ये गुणांक का भी हो गया। तो हम मान लेते हैं, माना इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि गुणांक अवयव, मान लिया इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यानी गुणांक अवयव है A, हमने उसका नाम A दे दिया, नामकरण कर देते हैं, अच्छा रहता है थोड़ा सा। तो देखिए ये हो गया 1, ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 देख पा रहा है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब हमें करना क्या है, आगे की प्रोसेस ये कहती है कि ये जो गुणांक अवयव आया है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आया है, इसकी हम जाति यानी कि रैंक निकालेंगे। और रैंक निकालना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी हम यहाँ पर आपको पूरी चीज डिटेल में बताएंगे, आप देखिएगा प्यारे बच्चों। अब हम इस गुणांक अवयव की जाति यानी कि रैंक निकालेंगे, और रैंक निकालना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी हम आपको एक बार अच्छे डिटेल में बता देते हैं। ये इम्प्राइज लगाना पहले आप, और यहाँ पर सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट का साइन लगा देना आप। अभी ये मैट्रिक्स है, अब ये सारणिक बन जाएगा यानी कि डिटरमिनेंट बन जाएगा। अगर हम इसे 2 डंडे लगा देते हैं यहाँ पर, या 2 लाइन खींच देते हैं, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 1 0, ये 1 0 0, ये हो गया 1, और ये 1 ये 1। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चों, ये डिटरमिनेंट A चल रहा है बढ़िया। अब हम इस रो के रिस्पेक्टिव में लेंगे, मतलब पहले ये वाला एलिमेंट लेते हैं, 1 एलिमेंट लेते हैं। अगर हम पहले ये एलिमेंट ले रहे हैं तो पहली रो पहला कॉलम छप जाएगा, जो आप देख पा रहे हैं वो एलिमेंट बचा वो हम लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो उसका तरीका ये होता है, पहले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर सारणिक व उपसारणिक यानी कि माइनस J का साइन आ जाएगा। तो हमने बताया था क्या बचा था, 0 1 बचा था। फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले देखो, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। अब हम यहाँ माइनस लगा देंगे। अब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे, है ना। हालांकि 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको समझाना भी तो है, इसलिए हम लिख रहे हैं। अभी हमने पहली रो पहला कॉलम छुपाया था, अब हम पहली रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। तो आप देख रहे होंगे 1 1 0 1 दिख रहा है ना। अब हम ये लिख देंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 1 और 0 1 लिख देंगे। प्यारे बच्चों पहले प्लस आया फिर माइनस आया, अब वापस प्लस आएगा। अब हम ये वाला एलिमेंट ले लेंगे, है ना। 1 से फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अब हम देखिए, पहले हमने पहली रो पहला कॉलम छुपाया था, फिर पहली रो दूसरा कॉलम छुपाया था, अब हम पहली रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे। तो 1 0 0 0 ये एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 0, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस लिखना पड़ता है, 1 0 और क्या है बेटा 0 0 1 0 0 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जाता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये 1 है, इसके बाद ये ब्रैकेट आ जाएगा, डिटरमिनेंट उपसारणिक का साइन बदलकर, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा। तो 0 का 1 में इंटू होगा तो 0 आएगा, फार्मूले का माइनस आएगा। फिर 0 का 1 में इंटू होगा तो भी 0 आएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये 1 आप देख ही पा रहे हैं। अब इस 1 का 1 में इंटू होगा तो 1 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस 0 का 1 में इंटू होगा तो 0 आएगा। फिर प्लस 1 चल ही रहा अपना, 1 का 0 में हुआ तो 0, फार्मूले का माइनस, 0 का 0 में हुआ तो 0 आएगा। अब आप इस पोर्शन को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इधर ध्यान से ये देखिए, ये डिटरमिनेंट ए हमारा सारणिक ए चल रहा है बढ़िया। प्यारे बच्चों 1 का 0 में इंटू हुआ तो 0 हो गया, है ना प्यारे बच्चों। और इस -1 का 1 में इंटू हुआ तो कितना होगा, -1 बचेगा। इसी तरह उस 1 का 0 में होगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। कुल मिला के आया -1। अब समझने वाली बात यह है यहाँ पर
कि सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, है ना, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो 3 आएगी, है ना। रूल यही कहता है अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना आए और 3 क्रॉस 3 का अगर हमारा मैट्रिक्स है या अवयव है तो उसकी जाति यानी कि उसकी जो रैंक है वो 3 होगी। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर करके कि रैंक ऑफ ए जो है बेटा वो हुई हमारी 3। अब 3 का क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए हमारे पास A1 A2 A3 3 अज्ञात राशियां यानी कि अननोन प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो वो जो अज्ञात राशि हैं, जो अननोन प्रॉपर्टी वो भी 3 है और रैंक भी 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि A1 A2 A3 तीनों की जो वैल्यू आएगी वो 0 0 आएगी अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो है किसके बराबर आया है, अज्ञात राशि के बराबर आया है। हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं विच इज इक्वल टू अननोन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये होगा, है ना, स्पष्ट है, हम यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि ज़्यादा आपको डेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रैंक जो है अननोन प्रॉपर्टी के बराबर आती है तो जो हमने अदिश माने थे A1 A2 A3 उनकी जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ 0 0 आएगी, यानी A1 हो चाहे A2 हो चाहे A3 हो, इसकी जो वैल्यू है या आंसर है वो 0 ही आएगा। प्यारे बच्चों, जो हमको आधार बताना है ना, हमने इसको एस माना था पूरा सिस्टम को और एस को R3 का आधार बताना था, तो उसकी जो पहली कंडीशन है वो पास हो चुकी है। मतलब हमने पहली कंडीशन को साबित करके दिखा दिया है कि हाँ ये रैखिकता स्वतंत्र है। ये जो आया है ये रैखिकता स्वतंत्र बोलेंगे इसको, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः देयरफॉर, है ना, एस रैखिकता स्वतंत्र है। ये पहली कंडीशन थी, स्वतंत्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, एस रैखिकता स्वतंत्र है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इट इज क्लियर दैट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये पहली वाली कंडीशन पास हो गई। अब जो दूसरी चीज हमको बताना रहता है, सिर्फ इतना सा बताना रहता है, जो हमने इस पूरे को एस माना था, अब हमें ये बताना है कि ये जो एस है ना, जो एस है उससे बी बनता है, यानी कि सदिश समष्टि बनती है। तो इसके लिए 2-3 लाइनें लिखना पड़ती हैं हमको। वो लाइनें हर क्वेश्चन में बिल्कुल एक जैसी रहती हैं, कुछ भी नहीं बदलता है। तो आप देखिएगा बोर्ड पर हम उस लाइन को लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, सदिश समष्टि के आधार की हमने पहली कंडीशन पूरी कर दी है। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, ये जो लाइनें हमने लिखी हैं ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने पहले से लिख लिया है। ये लाइनें फिक्स रहेंगी, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने एस जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में हम उसको मान ही चुके रहेंगे पहले से। तो ये लाइन क्या कहती है, हम ये लाइन ये कहती है कि हम जानते हैं कि R3 का मानक आधार 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, इसलिए R3 की विमत 3 है। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तब हम जानते हैं कि यदि किसी सदिश समष्टि V की विमा n हो तब V का n अवयवों वाला रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय V का आधार होगा। ठीक है, इतना हमको लिखना रहेगा। उसके बाद आखिरी में हम क्या लिख देंगे, इसलिए R3 के लिए एस एक आधार है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। इस तरह से हम कर देते हैं। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।